हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसवी कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि मैंने आपसे अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन कर लिया था लैक्टोज और माल्टोज का, तो डाइसैकेराइड मैंने आपको पढ़ा दिया था। अब देखिए ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड वगैरह आपके सिलेबस में भी ज़्यादा नहीं दिए गए हैं, है ना। बुक में आप देखेंगे तो आपको ट्राइसैकेराइड वगैरह, टेट्रासैकेराइड वगैरह के अगर नाम मिल जाए तो बहुत है, वरना के एन शर्मा वगैरह किताब में आपको नाम वगैरह नहीं दिए गए हैं, है ना। ट्राइसैकेराइड वगैरह के विषय में बस एग्जाम्पल उदाहरण दे दिए गए हैं, डिफिनेशन बता दी गई है, लेकिन कोई ट्राइसैकेराइड के बारे में आपको पढ़ना नहीं होता है, ठीक है। तो फिर हायर लेवल की बात हो जाएगी, तो उसके विषय में आपको नहीं जानना है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं तो फिर पॉलीसैकेराइड आता है। पॉलीसैकेराइड इंपॉर्टेंट रहता है थोड़ा सा, और इसके बारे में भी बहुत ज्यादा संरचना बनाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। इसके बारे में केवल आपको टिप्पणी लिखने के लिए, या फिर कह सकता है कि थोड़ा इस पर जो है संक्षिप्त में कोई शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए, है ना, कि स्टार्च क्या है, स्टार्च का कार्य क्या है, ग्लाइकोजन क्या है, ग्लाइकोजन का कार्य क्या है ना, सेलुलोज क्या है, सेलुलोज का कार्य क्या है। इस तरीके कोई छोटे मोटे प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। बाकी कोई लॉन्ग प्रश्न यहाँ से नहीं बनेगा, क्योंकि पॉलीसैकेराइड बहुत लॉन्ग टॉपिक है और डिटेल में पढ़ने के लिए हमें बहुत ज्यादा उसके विषय में फिर आगे क्लासेस में वो मिलता है हमें, है ना, ग्रेजुएशन वगैरह में आगे पढ़ने को मिलता है। तो उतना इसके विषय में जानना नहीं है, बस केवल मेन मेन जो जानकारी है उसके विषय में पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है स्टार्च। अब ये स्टार्च है, सेलुलोज है, आपका ग्लाइकोजन है, तो ये सब क्या है, ये सब पॉलीसैकेराइड है। पॉलीसैकेराइड का मतलब क्या है, यहाँ पर बहुत सारे मोनोसैकेराइड के अणु आपस में जुड़ते हैं। इनका कोई फिक्स फार्मूला नहीं होता है कि इनमें एक अणु होगा या चार अणु होंगे या पांच अणु। यहाँ पर बहुत सारे अणु होते हैं, हजारों लाखों की संख्या में मोनोसैकेराइड जब आपस में जुड़ते हैं तब बनता है पॉलीसैकेराइड। नाम से होता है पॉली का मतलब क्या होता है, बहुत, सैकेराइड का मतलब शुगर, शर्करा। तो कई सारी शर्कराएं जब बहुत अधिक संख्या में आपस में ऐड होती हैं तो बनता है पॉलीसैकेराइड, जिसका एग्जाम्पल क्या है, स्टार्च, है ना। तो स्टार्च आप देखते होंगे, सबसे पहले जब हम रोटी खाते हैं तो हमें क्या मिलता है, स्टार्च ही मिलता है सबसे पहले रोटी से। रोटी खाने के बाद स्टार्च मिलता है, और फिर वो स्टार्च धीरे धीरे एंजाइम के ऊपर, टाइलिन एंजाइम होता है लार के अंदर, तो लार में पाए जाने वाला टाइलिन एंजाइम स्टार्च वगैरह को क्या करता है, कन्वर्ट करता है माल्टोज वगैरह में, है ना। इस तरीके से एंजाइमों के द्वारा हमारे शरीर में डाइजेशन होता है, ठीक है। तो ये बात हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा जान लेते फिर आगे बताते हैं आपको। तो लिखा हुआ है कि स्टार्च यह गेहूं, चावल, जौ और सभी हरी वनस्पतियों में पाया जाता है। यानी गेहूं, चावल, जौ और जितनी भी हरी वनस्पतियां हैं उन सभी में स्टार्च मिलता है, ठीक है। लिखा हुआ है कि यह वनस्पतियों का संचित भोज्य पदार्थ, जो जो वनस्पतियां होती हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, उनका संचित भोज्य पदार्थ क्या होता है, स्टार्च, ठीक है। स्टार्च के रूप में भोजन क्या रहता है, संग्रहित रहता है पेड़ पौधों में, वनस्पतियों में, ठीक है। उसके बाद और दो घटक एमाइलोज तथा एमाइलोपेक्टिन से मिलकर बना होता है। स्टार्च दो लोगों से मिलकर के बनता है, एक होता है एमाइलेज, एमाइलोज, कितना रेशियो है, 20%। तो एमाइलोज का जो रेशियो है वो 20% है, ठीक है। दूसरा है एमाइलोपेक्टिन, इसका जो रेशियो है वो 80% है। यानी एमाइलोपेक्टिन की मात्रा ज्यादा होती है, एमाइलोज की मात्रा क्या होती है, कम होती है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद लिखा है यह डाइस्टेज एंजाइम की उपस्थिति में, है ना, ये एंजाइम लिखा हुआ है, डाइस्टेज एंजाइम की उपस्थिति में माल्टोज, है ना, माल्टोज लिखा, यह डाइस्टेज एंजाइम की उपस्थिति में माल्टोज में, यहां कर लीजिए माल्टोज में, ठीक है। तो डाइस्टेज एंजाइम की उपस्थिति में माल्टोज में तथा माल्टोज पुनः अपघटित होकर ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, स्टार्च जो है आपका वो डाइस्टेज एंजाइम में, है ना, डाइस्टेज एंजाइम की उपस्थिति में माल्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो माल्टोज माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक। तो देखिएगा इसमें, अब इसका कोई फिक्स फार्मूला है नहीं, लेकिन अगर जनरल एक रिएक्शन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है। देखिएगा ये देखिए डाइस्टेज एंजाइम आ गया। तो ये क्या है, इसको हम कह सकते हैं स्टार्च, है ना, आपका ये स्टार्च है। कोई फिक्स फार्मूला नहीं होता है स्टार्च का, तो इसका फार्मूला फिक्स नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। तो स्टार्च है, डाइस्टेज एंजाइम में किसमें बदल जाएगा, तो माल्टोज में।
है ना। माल्टोज क्या है, डाइसैकेराइड है, तो C12H2O11 डाइसैकेराइड लिखा हुआ है, ठीक है, ये माल्टोज। फिर माल्टोज पर माल्टेज एंजाइम काम करता है तो वो ग्लूकोज में बदल जाएगा, तो यहां पर माल्टेज लग जाएगा, ठीक है। ये माल्टेज एंजाइम है, किसमें बदल जाएगा, तो ग्लूकोज में, तो यहां लिख देंगे 2C6H12O6, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, लास्ट में बना हुआ आपका ग्लूकोज है ना, अगर इसको लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा, ग्लूकोज है ना। तो 3 लोग हैं यहाँ पर, स्टार्च डाइस्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में जल अपघटन होगा, जल अपघटित होकर के बनते हैं, जल अपघटन होगा माल्टोज में, माल्टोज का जल अपघटन होगा माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में, तो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से स्टार्च के विषय में एक छोटी सी सामान्य जानकारी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले पॉलीसैकेराइड का डिस्कशन मैं आपसे करता हूं। तो चलिए उसके बाद अगला जो पॉलीसैकेराइड है वो आपका सेलुलोज है ना। तो सेलुलोज के विषय क्या है, तो सेलुलोज के विषय में देखिए, सेलुलोज मुख्यतः वनस्पति वगैरह में पाया जाता है, पेड़ पौधों में, है ना। तो इसके लिए देखिएगा यहाँ पर आपकी थ्योरी आ गई है स्क्रीन पर, इसको मैं पढ़ करके आपको समझा देता हूँ, है ना, क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा ये टॉपिक उस तरीके के हैं नहीं, इनमें बस पढ़ लीजिए, थोड़ा सा जान लीजिए इनके विषय में, बस ये खत्म हो जाते हैं, क्योंकि लॉन्ग टॉपिक इसमें कुछ जानना नहीं है ज्यादा, ठीक। तो देखिएगा इसमें क्या लिखा है, देखा सेलुलोज C6H10O5 टू द होल एन, ये जनरल फार्मूला है, क्योंकि बहुत सारे अणु होते हैं ना, इसलिए यहाँ पर होल एन लिखा ब्रैकेट के बाहर, ठीक है। देखा ग्लूकोज का एक प्राकृतिक बहुलक है, यानी सेलुलोज क्या है, ग्लूकोज का एक प्राकृतिक बहुलक है, यानी बहुत सारे ग्लूकोज जब आपस में जुड़ते हैं तो सेलुलोज बनता है, ठीक है। यह वनस्पतियों की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव होता है, तो कोशिका भित्ति जो होती है वनस्पतियों की, पेड़ पौधों की, उनमें पाया जाता है, ठीक है। लिखा है यह कुछ जंतु ऊतकों में भी मिलता है, प्रकृति में सेलुलोज बाहुल्य में पाया जाता है, बहुत अधिक मात्रा में, बाहुल्य का मतलब है बहुत अधिक मात्रा में, अधिकता में पाया जाता है प्रकृति में, ठीक है। कहता कि कपास और लकड़ी सेलुलोज के मुख्य स्रोत होते हैं, तो कहता कि कपास है ना, कपास रुई लिखा हुआ कॉटन, और लकड़ी सेलुलोज के मुख्य स्रोत हैं, ये वहां से मेनली सेलुलोज आपको मिलता है। उसके बाद कपास लगभग शुद्ध सेलुलोज है, तो कहा गया कि कपास जो है वो लगभग शुद्ध सेलुलोज है, ठीक है। तो ये इसकी जनरल थ्योरी हो गई। उसके बाद अगर और भी कुछ आगे देखना चाहें तो थोड़ा बहुत इसमें और देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि हमारे और अन्य स्तनधारियों के पाचन तंत्र के एंजाइम सेलुलोज को ग्लूकोज में परिवर्तित नहीं करते, है ना। तो सेलुलोज को ग्लूकोज में परिवर्तित नहीं कर पाते हैं, अतः सेलुलोज को नहीं पचा सकते हैं, तो हमारे और कुछ अन्य स्तनधारी जो हैं, यानी स्तनधारी इसको नहीं पचा पाते हैं, ठीक है। उसके बाद लिखा परंतु गाय, बकरी, भेड़, अन्य और रोमेंट्स के पाचन तंत्र में उपस्थित बैक्टीरिया द्वारा स्रावित एंजाइम सेलुलोज को ग्लूकोज एकलकों में अपघटित करते हैं, जिसको पशु पचा सकते हैं, तो पशुओं में सेलुलोज का पाचन हो जाता है ना, स्तनधारियों में और हम लोगों में इसका पाचन नहीं होता सेलुलोज को, ठीक है, क्योंकि हमारे अंदर इसको पचाने वाले बैक्टीरिया नहीं होते जिनके द्वारा वो एंजाइम निकाला जाता है, ठीक है। तो ये है आपका सेलुलोज, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे के डिस्कशन में आपसे करता हूं। चलिए तो उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पर आपका जंतु स्टार्च, जिसको हम ग्लाइकोजन कहते हैं, तो ग्लाइकोजन का एक सामान्य नेम जंतु स्टार्च भी कभी कभी लिखा हुआ मिल जाता है आपको, है ना। तो देखिए लिखा हुआ है ग्लाइकोजन यानी जंतु स्टार्च, है ना। अब ये जंतु स्टार्च होता क्या है ना, ये ग्लाइकोजन क्या होता है ना। तो इसके लिए भी देखिएगा थ्योरी यहाँ पर आ गई है, इसको मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए इसमें क्या लिखा है कि जब शरीर में ग्लूकोज उसकी ईंधन के लिए आवश्यकता से अधिक उपलब्ध होता है, यानी ग्लूकोज जब ज्यादा होता है शरीर में, आपको पता है ना, बायो में पढ़ा होगा कि ग्लूकोज की मात्रा जब शरीर में अधिक हो जाती है तो ग्लूकोज क्या होता है, ग्लाइकोजन के रूप में संचित हो जाता है यकृत में, लीवर के अंदर, है ना। तो वही लिखा हुआ है। तो जंतु कुछ ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में शरीर में संग्रह करते हैं, तो ये संग्रहित हो जाता है, फिर जब आवश्यकता पड़ती है तो ये ग्लाइकोजन फिर से ग्लूकोज में कन्वर्ट होने लगता है ना। भाई शरीर को ऊर्जा देना, जैसे मान लिया आपको भूख लगी थी, है ना, खाना नहीं मिल पाया, तो फिर आपको जब तक खाना नहीं मिल पा रहा तब तक एनर्जी कहाँ से मिलेगी, तब तक आपको एनर्जी जो आपके शरीर में ग्लाइकोजन स्टोर है
है ना, वो ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होता रहेगा, है ना। ये भी आपके क्या है, अग्नाशय से निकलने वाले जो हार्मोन एंजाइम वगैरह होते हैं यही ये काम करते हैं, है ना, तो कन्वर्ट करने का काम, ये सारा काम एंजाइम हार्मोन के माध्यम से होता है, तो वहां ये भी हो जाता है। ठीक है, तो फिर ये क्या होता है कि ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होता रहता है और आपको एनर्जी देता रहता है। ठीक है, लेकिन जब इसकी मात्रा खत्म होने लगती तब फिर आपको भूख बर्दाश्त के बाहर हो जाती है, फिर आपको खाना खाना ही पड़ता है या भोजन ग्रहण करना पड़ता है। ठीक है, तो ये बात होगी। आगे देखिए क्या लिखा, तो लिखा ग्लाइकोजन अल्फा 1,4 आबंधित डी ग्लूकोज यूनिटों का साखित पॉलीसेकेराइड है। तो डी ग्लूकोज का एक पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड का मतलब बहुत सारे डी ग्लूकोज जुड़ेंगे तो ये बनेगा। उसके बाद जिसकी मुख्य श्रृंखला के 6 कार्बन से शाखाएं जुड़ी हुई हैं। ग्लाइकोजन में एमाइलोपेक्टिन की अपेक्षाकृत शाखाएं अधिक होती हैं, तो इसमें एमाइलोपेक्टिन की जो शाखाएं हैं ग्लाइकोजन में वो आपकी अधिक मात्रा में होती हैं, ज्यादा संख्या में होती हैं। ठीक है, तो ये हो गया आज आपका टॉपिक, है ना, जो मैंने पॉलीसेकेराइड में स्टार्च, है ना, स्टार्च था आपका, सेलुलोज था, ग्लाइकोजन था, है ना, इनके विषय में बहुत ज्यादा आपको जानकारी नहीं ग्रहण करना है, जितना जरूरी था उतनी बातें मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो फिर यहाँ पर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट इंड हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट में इससे आगे कुछ नहीं है। अब ज्यादातर अगर इसमें कुछ मिलता है थोड़ा बहुत किताब वगैरह में, तो ग्लूकोज फ्रक्टोज में अंतर है ना, सुक्रोज ग्लूकोज में अंतर है, इस तरीके से डिफरेंस छोटे मोटे बना देता है। डिफरेंस में वही होगा जो मैंने पढ़ाया आपको, है ना, दोनों के विषय में लिख दीजिए, डिफरेंस बन गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आज जो मैंने आपको पढ़ाया है वो समझ में आया हुआ होगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।